मेरी पत्नी अपने बॉस के साथ 6 महीने के बिजनेस ट्रिप से वापस आई और अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मेरे गुस्से भरे सवालों का सामना करते हुए मेरी पत्नी हंसी और बोली, मैंने ये सब अपने करियर के लिए किया है। शिकवा करना है तो अपनी बेऔकाती को करो। अगर मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देती तो भी तुम उसे पाल नहीं सकते थे। मेरी पत्नी ने मुझे तलाक के लिए 2 मिलियन रुपए दिए और मैंने वो 2 मिलियन यूं ही फेंक दिए। प्रिया, तुम पछताओगी मत। जिस दिन मेरी पत्नी बिजनेस ट्रिप से वापस आई, मैंने फूलों की दुकान से जूलियट रोज का एक बड़ा गुलदस्ता ऑर्डर किया और जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा, क्योंकि प्रिया ने इस बार हमारी कंपनी के लिए जो प्रोजेक्ट फाइनल किया था उसमें बहुत मुनाफा था और कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। मैं खड़े खड़े अपने पैरों में सुन्नपन महसूस करने लगा। तब जाकर मेरी नजरों के सामने एक साफ सुथरा ट्रेंच कोट दिखाई दिया। मैंने जोर से हाथ हिलाया और अपनी पत्नी का नाम जोर से पुकारा, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, मेरी हंसी मेरे चेहरे पर जम गई। 6 महीने बाद प्रिया को देखकर उसकी भौहों के बीच अभी भी वही रौब था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर नीचे गई, मैंने देखा कि उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है। मेरे बगल में खड़े एग्जीक्यूटिव्स अचानक शांत हो गए और सभी की नजरें मुझ पर आ टिकीं। जानू, तुम मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर विक्रम प्रिया के पीछे से आगे बढ़े। उन्होंने आसानी से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिक्रमंदी से बोले, क्या अभी भी उल्टी जैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे लिए थोड़े खट्टे आलू बुखारे लाया हूं। उल्टी जैसा लगना, खट्टे आलू बुखारे खाना। मैंने यकीन न करते हुए प्रिया की तरफ देखा। ये सब क्या है? विक्रम ने थोड़ी बेबसी से अपने कंधे उचकाए। राहुल, तुमने खुद देख लिया है कि प्रिया 5 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत सच में बहुत खराब रहती है। प्रिया 6 महीने के बिजनेस ट्रिप पर गई थी, लेकिन 5 महीने की प्रेग्नेंट है। विक्रम ये साफ तौर पर सबको बता रहा था कि मेरी पत्नी ने धोखा दिया है और वो किसी और का बच्चा उम्मीद कर रही है। ठीक उसके बाद मेरे कानों में उनकी खुशी से भरी आवाज आई, खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़कर वाइस प्रेसिडेंट प्रिया को बधाई क्यों नहीं देते? इस प्रोजेक्ट का मुनाफा हमारी कंपनी की 6 महीने की कमाई के बराबर है। बाकी एग्जीक्यूटिव्स एक साथ आगे बढ़े और किसी ने मुझे धक्का दे दिया। प्रिया को सभी ने घेर कर बधाई दी और मेरे हाथों में पकड़े गुलाब जमीन पर गिर गए और पल भर में पैरों तले रौंद कर मिट्टी में मिल गए। पता नहीं किसने सुझाव दिया, आज रात हम वाइस प्रेसिडेंट प्रिया के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। माफ करना दोस्तों, सफर की थकान की वजह से मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ और पेट में पल रहा बच्चा भी आराम करना चाहता है, इसलिए मैं पहले घर जा रही हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर एक उम्मीद जगी। शायद उसे अभी भी याद है कि आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है, लेकिन अगले ही पल वो मेरे सामने आकर थोड़ी रुकी। राहुल, तुम पहले घर जाओ। जब किसी दिन मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से बात करूंगी। इसके बाद प्रिया विक्रम की माई बैक कार में बैठ गई और उसने मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। मेरे दिल की गहराइयों में एक हल्का सा दर्द उठा। मैं सुन्न होकर जमीन पर बिखरी पंखुड़ियों को देखता रहा और वाइस प्रेसिडेंट प्रिया इन 3 शब्दों को मन ही मन दोहराता रहा। प्रिया को फिर से प्रमोशन मिल गया था। कंपनी में आने के दिन से ही उसकी प्रमोशन की रफ्तार मुझसे कहीं ज्यादा तेज थी। टीम लीडर प्रिया, मैनेजर प्रिया, डायरेक्टर प्रिया और अब वाइस प्रेसिडेंट तक मैंने खुद को और उसे कदम दर कदम दूर होते हुए देखा। और ठीक इसी पल वो फिर से प्रेग्नेंट है। मुझे अभी भी याद है कि 1 साल पहले जब प्रिया को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने मेरा कॉलर कसकर पकड़ा और सवाल किया, राहुल, तुमने जानबूझकर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं किए हैं ना? ये मत सोचना कि तुम बच्चे के जरिए मुझे बांध लोगे। मुझे पता था कि प्रिया को हाउसवाइफ बनना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे समझाया कि मैं हमेशा उसकी शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए ही प्रेगनेंसी से बचाव करता हूँ। जहां तक इस बच्चे के आने की बात है, तो शायद ये सच में भगवान की मर्जी थी। साथ ही उस समय मेरी माँ बहुत बीमार थीं। वो अपनी आखिरी सांसों से पहले अपने पोते को देखना चाहती थीं। मैंने उससे बच्चे को रखने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन प्रिया ने फिर भी गर्भपात की गोलियां खा लीं और बच्चे को गिरा दिया। जब मेरी माँ को इस बात का पता चला तो वो रोते रोते मुझे कोसने लगी कि मैं कितना बेकार हूँ जो अपने बच्चे को भी नहीं बचा सका, और उसी रात उनका निधन हो गया। इस घटना ने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया। मैं बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रहा। शायद प्रिया को भी इस बात का पछतावा था। उस दिन वो पहली बार मेरे पास आकर सफाई देने आई कि काम का बहुत प्रेशर है, प्रमोशन का स्ट्रेस है, ये बच्चा गलत समय पर आ गया था। राहुल, 1-2 साल और इंतजार करो, हम फिर से बच्चा प्लान करेंगे। शादी के इन 5 सालों में उसने अपना पूरा ध्यान काम पर लगाया और मैंने ज्यादा से ज्यादा घर को संभालने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान न भटके। आज इस घर का हर एक इंटीरियर मैंने खुद अपने हाथों से करवाया है। प्रिया को चमकीली चीजें पसंद हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर इटली जाकर
हैंडमेड क्रिस्टल झूमर ऑर्डर किए। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो देखकर खुद खाना बनाना सीख गया। सालगिरह, वैलेंटाइन डे और उसके जन्मदिन पर मैं हमेशा सरप्राइज तैयार करता था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ प्रिया की ठंडी और नफरत भरी नजरें ही मिली। राहुल, मुझे ये त्योहार मनाना पसंद नहीं है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रिया कहती थी कि उसे सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं है, और उसके सोशल मीडिया पर कभी मेरी कोई फोटो नहीं आई। लेकिन आज रात मैंने देखा कि प्रिया ने एक स्टेटस डाला है, तुमसे मिले 2000 दिन हो गए। मैं कितनी लकी हूँ। फोटो में 2 वाइन के ग्लास टकरा रहे थे, लेकिन मैंने दूसरे हाथ की कलाई पर एक रोलेक्स घड़ी देखी। वो घड़ी मैंने प्रिया के शॉपिंग रिकॉर्ड में देखी थी। मुझे लगा था कि वो हमारी 5वीं सालगिरह के लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रही है। पता चला कि ये सब सिर्फ मेरा वहम था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को जोर से मुट्ठी में भींच लिया हो। मेरा दम घुटने लगा था। असल में प्रिया को सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं था। वो बस मुझे शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं लिविंग रूम में सुन्न बैठा काफी देर तक उस स्टेटस को देखता रहा। देखते देखते मेरी आंखों में दर्द होने लगा और नाक भारी हो गई। शायद शुरू से लेकर अब तक सिर्फ विक्रम ही प्रिया की हर तरह की तवज्जो और प्यार का हकदार रहा है। प्रिया और विक्रम बचपन के दोस्त थे। उसने 3 मोटी डायरियों में विक्रम के लिए अपने प्यार को दर्ज किया था। बाद में प्रिया के पिता का बिजनेस डूब गया, उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और प्रिया के पापा ने कंपनी की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी, जिसके बाद विक्रम के घर वालों ने उनके रिश्ते का सख्त विरोध किया। उस साल प्रिया 20 साल की थी। उसने तुरंत पढ़ाई छोड़ दी। पैसे कमाने के लिए उसने मॉडलिंग की, रेस्टोरेंट में बर्तन धोए और यहाँ तक कि बार में लोगों के साथ बैठकर शराब भी पिलाई। वो जगहें बहुत खराब थीं। प्रिया बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जाहिर है कि जल्द ही किसी की बुरी नजर उस पर पड़ गई। उस दिन मैं ठीक उसी समय डिजाइन इंस्टीट्यूट में कुछ ब्लूप्रिंट बदलने जा रहा था कि अचानक मेरी नजर प्रिया पर पड़ी, जो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाली थी, और उसके पीछे कुछ बदमाश किस्म के लड़के मौके की ताक में थे कि वो गिरे और वे उसे दबोच लें। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत आगे बढ़कर प्रिया को संभाल लिया। तुम ठीक तो हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? तभी एक लड़के ने मेरी नाक की तरफ उंगली दिखाई और मुझे चेतावनी दी कि मैं अपना दखल न दूं। प्रिया शुरू में बहुत सतर्कता से मुझे घूर रही थी। उस वक्त वो एक घायल साही की तरह थी, कमजोर और बेसहारा, लेकिन फिर भी अपने कांटे दिखा रही थी। मुझे अचानक उस पर दया आ गई। डरो मत, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। कई सालों बाद जाकर मुझे पता चला कि ठीक उसी दिन विक्रम की सगाई हुई थी। मैं हमेशा सोचता था कि प्रिया से मेरी मुलाकात और शादी भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, लेकिन अंत में पता चला कि मैं सिर्फ उसकी जिद और गुस्से का एक सहारा था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरे दिमाग में सिर्फ प्रिया से जुड़ी बातें ही चलती रहीं। अगली सुबह मैं अपनी सूजी हुई लाल आंखों के साथ ऑफिस गया। सच कहूं तो मैंने पूरी रात सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं पाया था, और आज सुबह मैं प्रिया से आमने सामने पूछना चाहता था कि उसकी नजरों में मेरी क्या औकात है। जब मैं डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ा तो प्रिया के पर्सनल असिस्टेंट अमित ने मुझे रोक लिया। वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, टीम लीडर राहुल, वाइस प्रेसिडेंट प्रिया और जनरल मैनेजर अंदर मीटिंग कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। उसके चेहरे पर साफ तौर पर तिरस्कार दिख रहा था। मेरा शरीर ठिठक गया। मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, जो हल्की सी कांप रही थी। अपने अंदर उमड़ते गुस्से को किसी तरह दबाते हुए मैंने उससे पूछा, प्रिया मैम, आज कब फ्री होंगी? अमित ने अपने हाथ छाती पर बांधे और दरवाजे पर आधा झुककर बोला, यह तो मुश्किल है, आज पूरे दिन प्रिया मैम फ्री नहीं है। टीम लीडर राहुल, मेरी सलाह मानो तो थोड़े समझदार बनो। प्रिया मैम अब जनरल मैनेजर की हो चुकी हैं। तुम बस चुपचाप अपनी बेवफाई सहन करो। आगे चलकर तुम्हें तरक्की के बहुत मौके मिलेंगे। उसकी यह बात सुनकर आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। कोई भी आम इंसान ऐसी बातें सुनकर चुप नहीं रह सकता। मेरा खून खौल उठा और मैंने खुद को रोक नहीं पाया और सीधा अमित के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। हिम्मत है तो अपनी बात दोबारा कह। अमित सिर्फ दिखावे का पुतला था। मेरा एक घूंसा खाते ही वो सीधा जमीन पर जा गिरा और बगल की डेस्क से टकराया। बहुत तेज आवाज हुई और तुरंत ही प्रिया के ऑफिस का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर सिर्फ विक्रम निकले। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अमित से पूछा। ये सवाल सुनते ही अमित के चेहरे पर तुरंत रोने जैसा भाव आ गया। तभी प्रिया धीरे से अंदर से बाहर निकली और मुझे डांटते हुए घूरा। प्रिया को देखते ही मेरा चेहरा उतर गया। वह बहुत ही सलीके वाली इंसान थी। चाहे हालात कैसे भी हों, वो हमेशा अपना रौब बनाए रखती थी। लेकिन आज प्रिया का शर्ट अंदर और बाहर से उल्टा पहना हुआ था। अमित ठीक कह रहा था। प्रिया और विक्रम दोनों सच में ऑफिस के अंदर शर्मनाक हालत में थे। अमित ने प्रिया को देखा तो उसे जैसे कोई मसीहा मिल गया हो। एक हट्टा कट्टा मर्द होकर भी वो सबके सामने फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही विक्रम ने गुस्से से मेरी तरफ देखा
और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, एक मामूली टीम लीडर का भी इतना बड़ा रौब है, सच में तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने उनकी बात काटी। मेरी नजरें प्रिया पर टिकी थीं। कल कहा था ना कि हम बात करेंगे। प्रिया को अभी भी बहुत चिढ़ा हुआ देखकर मुझे अचानक लगा कि मेरी ये हालत सच में बहुत बेइज्जती भरी है। 5 साल की शादी भले ही टूटने वाली हो, लेकिन मैं चाहता था कि इसका अंत अच्छे से हो। विक्रम को यह पसंद नहीं आया। वो मेरी तरफ उंगली दिखाकर गालियां देने ही वाला था कि प्रिया ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। छोड़ो विक्रम, मैं इससे बात कर लेती हूँ, ताकि ये भविष्य में फिर से परेशान न करे। नीचे कैफे में जाकर प्रिया ने साफ तौर पर मुझसे कहा, बच्चा पैदा होने में अभी 5 महीने बाकी हैं। मैं चाहती हूँ कि वो एक जायज़ बच्चे की तरह पैदा हो। हम तलाक ले लेते हैं। कॉफ़ी चलाता मेरा हाथ अचानक रुक गया। भले ही मुझे ऐसे ही अंत का अंदाज़ा था, लेकिन जब सच में प्रिया के मुंह से ये बात सुनी तो मैं अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाया। प्रिया को लगा कि मैं तैयार नहीं हूँ। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला। इस कार्ड में 2 मिलियन रुपए हैं। इसे मेरी तरफ से तुम्हारा मुआवजा समझ लो। मैंने अपनी नजरें उठाकर शांति से उस कार्ड को देखा और अचानक हंस पड़ा। 5 साल के प्यार के बदले 2 मिलियन। सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं सस्ता हूं या महंगा। मैंने धीरे से वो कार्ड उसे वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए। प्रिया ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। राहुल, तुम्हारी महीने की सैलरी सिर्फ 6,000 है। ये 2 मिलियन तुम 20 साल नौकरी करके भी नहीं कमा सकते। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें नहीं चाहिए? मेरा पक्का जवाब सुनने के बाद प्रिया की नजरों में तिरस्कार साफ दिखने लगा। मैंने कहा था ना, विक्रम ठीक कह रहा था। तुम इसे लेने से मना नहीं कर रहे, तुम तो और ज्यादा चाहते हो। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुककर बोली, बोलो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल पूछा, मेरे तलाक देने के बाद क्या विक्रम तुमसे शादी करेगा? प्रिया के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया। जाहिर है करेगा। विक्रम का अपनी पत्नी के साथ वैसे भी कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो तलाक ले लेगा। और वैसे भी मेरे पेट में विक्रम के घर का वारिस पल रहा है। उनका पूरा परिवार पोते का इंतजार कर रहा है। उसे खुशी से भरा चेहरा देखकर, जो पूरी तरह से अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी, मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बात खत्म करके जब मैं ऑफिस वापस आया तो मैंने अपनी टीम के सदस्यों को धीमी आवाज में बातें करते सुना। सुना तुमने? प्रिया मैम, विक्रम सर का बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। सच में उम्मीद नहीं थी। टीम लीडर राहुल बाहर से तो बड़ा शरीफ दिखता है, लेकिन निकला एक नंबर का परजीवी। आज के जमाने में पैसे कमाने के लिए शर्मिंदा नहीं होता। मैं चुपचाप अंदर चला गया। वे सब तुरंत चुप हो गए। आम दिनों में मैंने अपनी टीम के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें करेंगे। बोलो ना, अब चुप क्यों हो गए? सबने सिर झुका लिए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। अगर इस महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुम लोगों को बोनस मिलने की उम्मीद मत करना। तभी किसी ने बुदबुदाते हुए कुछ कहा। मैं उस शख्स के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं चाहूं तो इस कंपनी में तुमसे कहीं ज्यादा समय तक टिक सकता हूं। उसे मेरी बात का मतलब समझ आ गया। वो डर के मारे लगातार माफी मांगने लगा। उसी रात कंपनी की सक्सेस पार्टी थी, जिसमें कंपनी के सभी कर्मचारी शामिल हुए। मैं नीचे बैठकर स्टेज पर चमकती हुई प्रिया को देख रहा था। सच कहूं तो जिस पल मैंने प्रिया से तलाक लेने का फैसला किया था, उसी पल मैंने इस कंपनी में रुकने का इरादा छोड़ दिया था। आखिरकार मैंने डिजाइन इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़कर इस कंपनी को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। इन सालों में मैंने और प्रिया ने मिलकर काम किया, उसे कई बड़े ऑर्डर दिलाए और उसे कंपनी में एक मजबूत जगह दिलाई। मुझे लगा था कि मेरी ये खामोश मेहनत एक दिन उसे जरूर दिखेगी, लेकिन अंत में मुझे ऐसा नतीजा मिला। प्रिया शायद ये बात बहुत पहले भूल चुकी है कि आज से 10 साल पहले मैं उससे मिल चुका था। उस साल क्योंकि मेरा चेहरा लड़कियों जैसा था, कुछ गुंडों ने मुझे गली में घेर कर पीटना शुरू कर दिया था। तभी अचानक प्रिया वहां आ गई, जैसे कोई देवदूत हो। उसके हाथ में एक ईंट थी, जिससे उसने उन गुंडों को भगा दिया। रो क्यों रहे हो? अगर वे तुम्हें मार रहे हैं तो तुम भी पलटवार करो। प्रिया ने मुझे जो अपनापन दिया था वह मुझे आज तक याद है। आज के दिन को मैं उसकी कामयाबी का आखिरी गवाह मानकर चल रहा हूँ। इसी बीच मैं वॉशरूम गया तो वहां मैंने विक्रम को किसी और से डींगे हाँकते सुना। क्या कहते हो भाई, हनी ट्रैप सच में काम करता है ना? मैंने प्रिया को झूठ बोल दिया कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए बच्चा पैदा करने को तैयार हो गई। तुम लोगों को नहीं पता वो कितनी गिरी हुई है। पहले के दिनों में वो बार डांसर हुआ करती थी। मैं ऐसी गंदी औरत को अपने घर कैसे ला सकता हूँ? मैंने धड़ाम से दरवाजा लात मारकर खोला, उसका कॉलर पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा। कमीने, प्रिया तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हें उसका दिल दुखाने की हिम्मत कैसे हुई? विक्रम ने देखा कि ये मैं हूं तो गुस्से में गाली देते हुए बोला, राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है
और तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। तुम उसके गुलाम हो क्या? विक्रम के साथ उसके कई दोस्त थे। मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। और जल्द ही उन्होंने मुझे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। जब उनके घूंसे मेरे शरीर पर पड़ रहे थे, तभी अचानक मुझे प्रिया की आवाज सुनाई दी। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? विक्रम ने प्रिया को आते देखा तो उसने इशारे से बाकी लोगों को रोक दिया। मैं बेसब्री से उसे बताना चाहता था कि विक्रम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बदले में मुझे प्रिया की बेहद ठंडी और गुस्से भरी नजरें मिलीं। बस करो राहुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। आज सुबह ही मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा पछतावा हुआ था, लेकिन पता चला कि तुम लगातार मेरे और विक्रम के रिश्ते में जहर घोल रहे हो। प्रिया को बिना पीछे मुड़े दूर जाते देख मैंने बेबसी से अपना सिर झुका लिया। प्रिया, इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। पार्टी में हुई इस लड़ाई की खबर बहुत तेजी से फैली। किसी ने इसकी कई फोटोज खींचकर अलग अलग ग्रुप्स में डाल दी। मेरी पसलियों में हल्की चोट आई थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इन दिनों में प्रिया का एक भी फोन नहीं आया, और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही मुझे कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से निकालने का नोटिस मिल गया। एचआर ने रूखेपन से मुझे सूचित किया कि मेरे काम के खराब प्रदर्शन की वजह से कंपनी ने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला किया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा ऑफिस के अंदर चला गया, लेकिन वहां फिर से अमित ने मुझे ऑफिस के दरवाजे पर रोक लिया। टीम लीडर राहुल, तुम मुझे मुश्किल में मत डालो। प्रिया मैम ने कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये बात खत्म होते ही उसे जैसे कुछ याद आ गया और उसने अपना मुंह ढक लिया। अरे, मैं कैसे भूल गया। राहुल, तुम्हें तो कंपनी से निकाल दिया गया है। आज तुम कोई टीम लीडर नहीं हो। माफ करना, बाहरी लोगों का अंदर आना सख्त मना है। ऐसा कहते हुए अमित ने एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा निकाला, जिसमें मेरी डेस्क का सारा सामान रखा था। अमित के चेहरे पर एक घटिया इंसान की कामयाबी का नशा था। लो, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है। इसे लो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो भला कहाँ सच्चे दिल से मुझे सामान दे रहा था। अगले ही पल अमित ने अपना हाथ छोड़ दिया और वो डिब्बा जमीन पर जा गिरा। ओह सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। मैंने ऊपर से हंसते हुए लेकिन अंदर से गुस्से में कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्दाना कमजोरी की वजह से हाथ कांपना आम बात है। अमित मेरी इस बात पर बुरी तरह भड़क गया। राहुल, तू किसे नामर्द बोल रहा है? मेरे पास उसे जवाब देने का वक्त नहीं था। मैंने उसे एक तरफ धकेला और गुस्से में प्रिया के पास पहुंचा। वो अपनी डेस्क पर फाइलें देख रही थीं। आहट सुनकर उसने सिर तक नहीं उठाया। मुझे पता है कि कंपनी के इस फैसले से तुम्हें दिक्कत है, लेकिन तुमने अमित से लड़ाई की, ये सच है। प्रिया थोड़ी रुकी और फिर बोली, कुल मिलाकर मैंने तुम्हारी मदद करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तुम्हारा मुआवजा कम नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधा अपना इस्तीफा प्रिया की डेस्क पर फेंक दिया। बस करो, आज मैं यहाँ तुमसे 3 बातें करने आया हूँ। पहली, मैं खुद नौकरी छोड़ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे मुआवजे की जरूरत नहीं। जिसे देना है उसे दे दो। दूसरी, विक्रम जैसे घटिया इंसान को तुम पसंद करती हो तो उसे अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने में कोई दिलचस्पी नहीं। तीसरी, पिछले 5 साल मेरी आंखों की गलती थी। जब भी वक्त मिले तलाक के पेपर साइन कर लेना। प्रिया को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सख्त फैसला लूंगा। उसने अपना काम छोड़ा और यकीन न करते हुए मेरी तरफ देखा। वैसे मुआवजा मिलाकर कई लाख रुपए बनते हैं, जो सच में एक बड़ी रकम है, लेकिन मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं कंपनी की बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर डिजाइन इंस्टीट्यूट के अपने पुराने साथी को फोन किया। संजय सर, जो प्रोजेक्ट आपने पहले मुझे सजेस्ट किया था, मैंने सोच विचार करने के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया है। उस कंपनी की साख अच्छी नहीं है। उसमें निर्माण से जुड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। पहले जब मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट में था तो मैं मुख्य रूप से इंजीनियरिंग डिजाइन का काम देखता था। अपनी काबिलियत की वजह से मैं बॉस का बहुत चहेता था। 3 साल पहले जब मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था तो इंस्टीट्यूट के कई बड़े अधिकारी हैरान थे। उन्होंने मुझे रोकने के लिए प्रमोशन तक का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ प्रिया के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया था। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी, उस दिन मेरे साथी संजय सर ने कहा था कि उस वक्त मैं बहुत जोश में था और सच में मानता था कि प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है। मैंने सीना ठोक कर साथियों से वादा किया था कि एक दिन मैं अपने करियर और परिवार दोनों में कामयाब होऊंगा, और आज मेरी ये हालत है तो सच में मैं अपनी करनी का फल भुगत रहा हूँ। लेकिन संजय सर को मेरी आवाज से कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह मुझसे पूछा, बॉस पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रहे हैं कि पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ तुम्हारा डिजाइन ही सबसे बेहतरीन है। मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, अब इस हालत में क्या मैं वापस जा सकता हूँ? संजय सर ने बिना कुछ कहे उसी रात मेरे लिए एक डिनर पार्टी रखी। उन्होंने उन सभी बॉस और साथियों को बुलाया जो कभी मेरी तारीफ किया करते थे। काफी देर तक पीने के बाद मेरा दिल भारी हो गया
और मैंने हाल ही में अपने साथ घटी सारी बातें उन्हें बता दी। वे लोग जितना सुनते उतना ही गुस्सा होते और प्रिया को कोसने लगे कि वो अंधी हो गई है। मेरे जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर वो खुद चलकर किसी और की रखेल बनने गई है। एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। लेकिन बातों ही बातों में प्रिया को पछतावा होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर पछतावा होने लगा। एक मर्द होकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। अंत में मेरे पुराने बॉस ने फैसला लिया कि मैं अपने घर के मामलों को सुलझा लूं और अगले सोमवार से वापस डिजाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं, बिल्कुल उसी सैलरी और उसी पद पर। मैं इतना इमोशनल हो गया कि कुछ बोल नहीं सका और सीधा शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि लिविंग रूम की लाइट जल रही है और प्रिया गुस्से से सोफे पर बैठी मुझसे सवाल कर रही थी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। भूख लगी है तो खाना खा लो, क्या विक्रम तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर नहीं करता? पता नहीं मेरी इस एक बात ने प्रिया को इतना उकसा दिया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल, तुम हद पार कर रहे हो। मैं काफी ज्यादा नशे में था, इसलिए मैं भी चुपचाप सोफे पर जा बैठा और अपने लिए एक गिलास पानी डालकर पीने लगा। प्रिया को लगा कि मैंने उसके लिए पानी डाला है। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि मैं वो गिलास खुद पी गया। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। पहले जब हमारी शादी हुई थी तो मैं उसे एक रानी की तरह रखता था। घर आते ही उसके लिए चप्पलें निकाल कर रख देता। दिन के तीनों वक्त का खाना उसकी पसंद के हिसाब से बनाता, क्योंकि प्रिया को रात में अक्सर पार्टीज में जाना पड़ता था। मैं रोज उसके लिए टेबल पर शहद का पानी तैयार रखता, लेकिन आज रात मैंने प्रिया के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था। प्रिया खुद बहुत देर तक गुस्से में रही और फिर अपने रौब में आकर बोली, छोड़ो, जाओ मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो प्रिया फिर से बोली, जाओ ना, खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि एक प्रेग्नेंट औरत को भूखा नहीं रखना चाहिए? उसका ये हक जमाने वाला अंदाज देखकर मुझे अचानक लगा कि शादी के इन सालों में मेरी की गई सारी मेहनत कितनी बेकार थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं फिर भी उठ खड़ा हुआ। ये देखकर प्रिया का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और वो सोफे पर बैठकर बोलने लगी, इतनी रात हो गई है तो बस थोड़ा सा स्वीट एंड सावर पोर्क बना दो और उसके साथ हरी मिर्च और मीट की सब्जी बना देना, और हाँ, थोड़ी ज्यादा मिर्च डालना ताकि भूख खुलकर आए। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि मैं किचन में नहीं बल्कि बेडरूम में जा रहा हूँ। प्रिया गुस्से से उछलकर खड़ी हो गई। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? उसके सवाल का जवाब मेरे जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज ने दिया। उस रात मैं बहुत चैन की नींद सोया। इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करने के बाद अब मैं प्रिया के रवैये से परेशान नहीं होऊंगा और न ही ऑफिस में उसे और विक्रम को साथ देखकर मेरा दम घुटेगा और न ही मुझे रातों की नींद खोनी पड़ेगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे सिर में हल्का सा दर्द था। कमरे से बाहर निकला तो देखा कि प्रिया अभी भी गुस्से में लिविंग रूम में बैठी है, लेकिन टेबल पर ढेर सारे तले हुए डोनेट्स और प्रिजर्व्ड एग मीट पोरीज रखा था और वो फोन पर नखरे दिखाते हुए बात कर रही थी। शुक्रिया विक्रम, तुमने जो नाश्ता भिजवाया है वो बिल्कुल मेरी पसंद का है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि प्रिया कभी प्रिजर्व्ड एग नहीं खाती थी। फोन रखने के बाद उसने हमेशा की तरह मुझे हुक्म दिया, जाओ किचन में मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट और सॉसेज बनाओ, तुम वहां से जो मिले खा लेना। प्रिया को उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा। वो गुस्से में अपना गिलास जोर से टेबल पर पटकते हुए बोली, राहुल, तुम्हारी ये बदतमीजी खत्म नहीं होगी। मेरी एक खास आदत है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। जब किसी से प्यार करता हूँ तो उसके लिए खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ, लेकिन जब प्यार खत्म हो जाता है तो मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ और घटिया लोगों और घटिया बातों में नहीं पड़ता। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो ठीक है, चलो थोड़ी देर में चलकर तलाक ले लेते हैं। ये कहकर मैंने साइन किए हुए तलाक के पेपर्स उसके सामने रख दिए। प्रिया एक पल के लिए सन्न रह गई। उसकी नजरें लगातार उन तलाक के पेपर्स पर टिकी थीं। राहुल, तुम फिर से कोई चाल चल रहे हो। पहले तो तुम मेरे बिना जीने की कस्में खाते थे और अब तुम इतनी आसानी से तलाक देने को तैयार हो। मैंने सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया है, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अलग हो जाना ही बेहतर है। इससे हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, ये घर मैंने खरीदा है और इसकी सारी सजावट मैंने खुद करवाई है, इसलिए ये घर मेरा होगा। बाकी सब कानून के हिसाब से जो भी बंटवारा होगा वो हो जाएगा। मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो थोड़ी देर में कोर्ट चलते हैं। तलाक लेने जाते समय प्रिया बहुत ही चिड़चिड़ी हो रही थी। वो या तो रास्ते में ड्राइवरों को गालियां दे रही थीं या फोन पर अपने असिस्टेंट अमित को काम ठीक से न करने के लिए डांट रही थीं। सच कहूं तो उसका मूड खराब होने की एक ही वजह थी कि मैं उसके सोचे हुए प्लान की तरह उसके पीछे नहीं पड़ा था। प्रिया को मेरे प्यार और तरजीह की इतनी आदत पड़ गई थी कि वो मेरे इतनी जल्दी हार मान लेने को पचा नहीं पा रही थी। लेकिन अपने ईगो की वजह से वो मुझे रोकने का नाटक भी नहीं कर सकती थी।
मैं और वो कोर्ट पहुंचे, प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और हमें तलाक की कॉपी मिल गई। ये सब बहुत ही शांति से हुआ, लेकिन इसके उलट प्रिया अपना पेट सहलाते हुए घमंड से बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन अगले ही पल एक काली रंग की बड़ी एसयूवी मेरे सामने आकर रुकी। संजय सर ने शीशा नीचे किया और मेरी तरफ देखकर आंख मारी। राहुल, ये गाड़ी पहले तुम्हारी ही तो थी, क्या कहते हो? पहचानी पहचानी सी लग रही है ना? मैंने एक गहरी सांस ली, गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। बकवास बंद करो, जल्दी से इंस्टीट्यूट चलो। बॉस ने जिस फाइल की बात की थी उसे मुझे इन 2 दिनों में पूरा करना है। संजय सर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। अरे भाई, तुम वर्कहॉलिक हो क्या? आज तो तुम्हारा पहला दिन है और तुम हमें इतना काम में दबाना चाहते हो? मेरी वापसी से डिजाइन इंस्टीट्यूट में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे अंदर कदम रखते ही मेरा पुराना जूनियर असिस्टेंट मेरे पास फाइलें लेकर आया। राहुल सर, ये प्रोजेक्ट पिछले साल से ही शुरू हो गया था, लेकिन ऊपर वाले हमारे डिजाइन से खुश नहीं थे, इसलिए इसे रोक दिया गया था। अब जब आप वापस आ गए हैं तो बॉस ने खास तौर पर आपको ही इसका चीफ डिजाइनर बनाने का फैसला किया है। मैंने फाइलें लीं और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इन दिनों में बॉस से बात कर लूंगा। राहुल सर, आज रात कई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां आपके साथ डिनर पार्टी करना चाहती हैं। आप बताइए, क्या मैं उन्हें हाँ बोल दूं या मना कर दूं? ये सुनकर मैंने मुड़कर संजय सर की तरफ देखा। वो चौड़े मुंह से हंसे। बॉस तुम्हें बहुत मानते हैं। जब से तुमने वापस आने का फैसला किया है, उन्होंने खबर फैला दी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक बड़ा उस्ताद वापस आ रहा है। उन्होंने तुम्हारे पुराने अवार्ड्स और तुम्हारे बनाए शानदार प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट बना दी है। ये सब सिर्फ तुम्हारा रौब जमाने के लिए है। हमारे इंस्टीट्यूट पर निर्भर रहने वाली कंपनियां जाहिर है तुमसे मिलने के लिए बेताब होंगी, जो इंस्टीट्यूट की शान माने जाते हो। वैसे मुझे चुपचाप अपना काम करना पसंद है। मुझे ऐसी चापलूसी भरी पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता। मैं मना करने ही वाला था कि मेरी नज़र लिस्ट में एक जानी पहचानी कंपनी पर पड़ी। मैं बहुत ही साफ दिल का इंसान हूँ। अगर कोई मुझे तकलीफ देता है और मैं उससे बदला नहीं लेता तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। इसलिए मैंने वो लिस्ट लेते हुए कहा, ठीक है, आज रात की पार्टी में चलते हैं। मुझे इन कंपनियों को दोबारा से पहचानना है। रात को जैसे ही मैं प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ, मेरी नज़रें विक्रम और प्रिया की हैरान नज़रों से टकराईं। आज रात की यह पार्टी मेरी पुरानी कंपनी की तरफ से भेजे गए निमंत्रण पर थी और जाहिर है मुझे उनसे मिलना ही था। लेकिन जल्द ही प्रिया अपना पेट पकड़कर खड़ी हुई और मुझे डांटने लगी। उसका पर्सनल असिस्टेंट अमित बड़ी समझदारी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। विक्रम ने कंपनी के बाकी बड़े अधिकारियों के सामने ठंडी हंसी हंसी। ऐसा कहते हुए उसने अपना चेकबुक टेबल पर फेंका और रौब में मुझसे कुछ पूछा। प्रिया का चेहरा देखने लायक नहीं था। टेबल पर बैठे बाकी लोग इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम की तारीफ करने लगे और ठीक जब वे मुझे कमरे से बाहर निकालने ही वाले थे, तभी संजय सर भी अंदर आ गए। विक्रम ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा होकर उनका स्वागत करने लगा। संजय सर एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। प्रिया तो और भी ज्यादा हैरान होकर सवाल करने लगी। संजय सर को माहौल की अजीब सी खामोशी का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने मेरे लिए एक ड्रिंक डाली। पहले राहुल हमारे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट का सबसे बेहतरीन डिज़ाइनर हुआ करता था। उस वक्त बॉस उसे बहुत मानते थे। उसका भविष्य बहुत शानदार था। ये बात कहते हुए संजय सर गुस्से से भर गए। टेबल पर बैठे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और वहां सन्नाटा छा गया। अंत में संजय सर ने एक बात और कही, हाँ हाँ, ऐसी औरतें सच में बहुत बुरी होती हैं। मुझे प्रिया के अकड़े हुए चेहरे को देखने की कोई इच्छा नहीं थी। ये डिनर इतना शर्मनाक था कि बयां नहीं किया जा सकता। इसी बीच अमित ने मुझे ड्रिंक ऑफर करने की कोशिश की। डिनर पार्टी में ड्रिंक ऑफर करना इज्जत देने जैसा होता है, लेकिन मुझसे ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं पी जा रही थी। मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा, रहने दो, मिस्टर अमित के हाथों की पिलाई गई शराब मैं पीने की हिम्मत नहीं कर सकता। तब जाकर संजय सर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने बिना आवाज निकाले मुझसे पूछा। मैंने अपना गिलास नीचे रखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वो जो पेट से है मेरी एक्स वाइफ है, और ओह, उसके बगल में जो खड़ा है वही उसका वो यार है जिसके साथ उसने धोखा दिया। संजय सर हैरानी से अपना मुंह खोले रह गए। मेरी ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर झुका लिए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। विक्रम ने अपना गिलास कसकर भींच लिया। काफी देर बाद उसने अपने अंदर के गुस्से को दबाया और खड़े होकर एक झूठी मुस्कान के साथ माफी मांगी। ऐसा कहकर उसने अपना सिर पीछे किया और एक ही घूंट में पूरी शराब पी ली। एक कंपनी के मालिक का सबके सामने मुझसे माफी मांगना उसके लिए सच में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे दिल का गुस्सा अभी भी नहीं निकला था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर विक्रम,
तुम्हारी ये बात गलत है। पार्टी में तुमने लोगों से मुझसे मारपीट करवाई थी। वो मामला सिर्फ खुद कुछ पैग पी लेने से थोड़ी सुलझ जाएगा। संजय सर से रहा नहीं गया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, धोखे से हमला करना और बदतमीजी करना, ये तो बहुत ज्यादा बदतमीजी है। विक्रम ने अपने दांत भींच लिए। गुस्से से काफी देर तक मुझे घूरता रहा और फिर अपना गिलास नीचे रखा। पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थीं, इसलिए हाथापाई हो गई। अगर चीफ डिजाइनर राहुल के दिल में अभी भी गुस्सा है तो मैं खुद अपने गाल पर कुछ थप्पड़ मारता हूँ। उम्मीद है कि इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा कहते हुए विक्रम ने सच में अपना हाथ उठाया और अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उन तेज आवाजों ने उस प्राइवेट रूम में बहुत ही अजीब सा माहौल बना दिया। प्रिया की आंखें लाल हो गईं और उसने नफरत से मेरी तरफ देखा। बस करो! उसने अचानक टेबल पर हाथ मारते हुए खड़े होकर कहा, राहुल, आज हम यहाँ बिजनेस की बात करने आए हैं, न कि तुम्हारी ये बेइज्जती सहने। विक्रम के हाथ रुके नहीं थे। उसने ठंडी नजरों से प्रिया को घूरा। प्रिया, चुपचाप नीचे बैठो। चीफ डिजाइनर राहुल से बदतमीजी से कैसे बात कर रही हो? उसकी पुरानी कंपनी का आधा से ज्यादा काम हमारे इंस्टीट्यूट पर निर्भर था, इसलिए जाहिर है कि वो मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डांट खाने के बाद प्रिया बहुत अपमानित महसूस करने लगी। अपना मुंह ढककर वो दरवाजे की तरफ भाग गई, लेकिन विक्रम ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चीफ डिजाइनर राहुल, उसे छोड़ो। हम लोग खाना पीना जारी रखते हैं। अगर तुम्हारा गुस्सा अभी भी नहीं निकला है तो मैं और थप्पड़ मार लेता हूँ। मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था। ये सब तो बस किए का फल था। लेकिन प्रिया को बाहर गए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, ये किसकी प्रेग्नेंट पत्नी गिर गई है? बहुत खून निकल रहा है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत जाकर देखने ही वाला था, लेकिन विक्रम ने लापरवाही से कहा, चीफ डिजाइनर राहुल, उस पर ध्यान मत दो। वो पक्का कोई नाटक कर रही होगी ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। हम लोग खाना पीना जारी रखते हैं। मैं फिर भी उठकर बाहर की तरफ चल दिया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे दिल में अभी भी प्रिया के लिए प्यार था, बल्कि यह एक आम इंसान का फर्ज था। अगर कोई अनजान प्रेग्नेंट औरत भी जमीन पर गिरी होती तो भी मैं चैन से कमरे में बैठकर खाना नहीं खा सकता था। संजय सर भी मेरे साथ बाहर भागे तो हमने देखा कि प्रिया जमीन पर गिरी हुई है। उसके नीचे खून का एक बड़ा सा तालाब बन गया था। आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े। प्रिया बुरी तरह डर गई थी और रोते हुए विक्रम से मिन्नतें कर रही थीं कि उसे हॉस्पिटल ले चले, लेकिन विक्रम को अपनी इज्जत की पड़ी थी और वो उसे गालियां देने लगा। प्रिया जमीन पर पड़ी खून से लथपथ थी। अंत में मैंने एम्बुलेंस को फोन किया और उसे एम्बुलेंस में भिजवाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर हो जाने की वजह से वहां पहुंचने तक बच्चे को नहीं बचाया जा सका। आखिरकार वो 5 महीने का बच्चा था, इसलिए उसे जबरदस्ती पैदा करना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अंत में प्रिया का गर्भाशय भी निकालना पड़ा। अब वो कभी मां नहीं बन सकेगी। जब प्रिया को होश आया तो उसने अपना खाली पेट सहलाते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसे इतने दर्द में देखकर मुझे अचानक 1 साल पहले की वो बात याद आ गई, जब प्रिया ने बिना किसी पछतावे के गर्भपात की गोलियां खा ली थीं, मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन ठीक जब मैं मुड़कर जाने लगा तो प्रिया ने मुझसे एक सवाल पूछा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, नहीं, और मैं तुरंत वार्ड से बाहर निकल आया। मेरे पीछे प्रिया की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरे कदम थोड़े रुके। मैंने प्रिया को अपने पीछे से कुछ कहते सुना। पहले चाहे प्रिया ने मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न दी हो, अगर वो रोते हुए मुझसे माफी मांग लेती तो मेरा दिल पिघल जाता और मैं उसे माफ कर देता। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हॉस्पिटल का बिल मैंने पहले ही भर दिया है। कुल मिलाकर 6,000 से ज्यादा हुआ है। मुझे पैसे ट्रांसफर कर देना, सिर्फ सॉरी बोल देना, माफी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम भी उतना ही दर्द सहो जितना मैंने सहा, तभी तुम्हारी माफी पूरी होगी। विक्रम के साथ उनका बिजनेस डील जाहिर है फेल हो गया। उनकी कंपनी को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ। विक्रम दिन भर ऑफिस में गुस्सा निकालता रहा और इसकी सबसे पहली मार उसके असिस्टेंट अमित पर पड़ी। उसकी एक छोटी सी गलती को विक्रम ने बहाना बनाया, उसे बुरी तरह डांटा और नौकरी से निकाल दिया। अमित नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो गया और प्रिया से मिन्नतें करने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमित को तो निकाल ही दिया गया, साथ ही प्रिया को भी डाउनग्रेड कर दिया गया। वो एक शानदार वाइस प्रेसिडेंट से गिरकर मेरी पुरानी छोटी सी टीम लीडर बन गई। मेरे कुछ पुराने साथियों ने जानबूझकर आकर मुझे बताया कि अब जब प्रिया के पास कोई पावर नहीं है तो कंपनी के लोग उसे पसंद नहीं करते और अक्सर उसके काम में अड़चने डालते हैं। और जहां तक विक्रम का सवाल है, तो उसने फिर से वही पुरानी चाल चली। वो जल्द ही कंपनी की नई और जवान लड़कियों के साथ घुलने मिलने लगा और फिर कंपनी में एक नई प्रेग्नेंट औरत आ गई। प्रिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और कई बार विक्रम के पास जाकर हंगामा किया।
वो चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ विक्रम की नफरत भरी नजरें ही मिलीं। एक दिन मैं किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए बाहर गया था। ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते समय मैं विक्रम की कंपनी के पास से गुजरा, तो मैंने देखा कि उनकी कंपनी के गेट पर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। प्रिया को कुछ औरतें बुरी तरह नोच रही थीं और पीट रही थीं। वे उसे कोस रही थीं, उसे चरित्रहीन और दूसरों के पतियों को फंसाने वाली बेशर्म औरत कह रही थीं। प्रिया फिर भी अकड़कर कह रही थी कि वो और विक्रम बचपन के दोस्त हैं और उनका प्यार सच्चा है। नतीजे में विक्रम की पत्नी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पीटने के बाद विक्रम की पत्नी अपने लोगों को लेकर वहां से चली गई और प्रिया एक कचरे की तरह जमीन पर फेंक दी गई। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाईं, उसकी नजरें मेरी नजरों से टकरा गईं। ठीक उसी समय सिग्नल हरा हो गया। गाड़ी आगे बढ़ी और मैंने धीरे से अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया और प्रिया के चेहरे को दोबारा नहीं देखा। उसी रात प्रिया की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वो वीडियो में जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसे प्यार नहीं मिलता वही असली रखेल होती है। इस बात ने लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया। इंटरनेट यूजर्स ने उसे बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसे सबसे बेशर्म औरत करार दिया। लेकिन प्रिया अपनी उन 3 डायरियों को लेकर बैठी थी, जिनमें उसने विक्रम के लिए अपना प्यार लिखा था। लेकिन विक्रम की पत्नी ने उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अंत में विक्रम ने कैमरे के सामने आकर उससे कहा, प्रिया, सपने देखना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी गरीब और बेऔकात औरत से शादी करूंगा? तुम्हारे साथ टाइम पास सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम कंपनी के लिए खून पसीना बहाओ और साथ ही हम पति पत्नी के लिए एक बच्चा पैदा कर सको। तुम सच में खुद को कुछ समझती हो? इतना ही नहीं, विक्रम ने प्रिया की कुछ प्राइवेट फोटोज भी इंटरनेट पर डाल दी और देखते ही देखते प्रिया की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जब मैं दोबारा प्रिया से मिला तो वो 2 महीने बाद की बात है। मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार से वापस आया था और जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक कमजोर सा साया मेरे दरवाजे पर पड़ा है। शुरू में मुझे लगा कि कोई भिखारी है। सुनो, क्या मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाऊं? लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और मेरा नाम पुकारा, तो मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। पहले प्रिया बहुत ही कॉन्फिडेंट और चमकदार थी। उसके अंदर हमेशा एक अलग ही जान होती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ मायूसी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे पैंट की तरफ खींचने लगी। मैंने अपनी टाई ठीक की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत पड़ गई है। ठीक उसी वक्त मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, जो कभी मेरी जूनियर असिस्टेंट हुआ करती थी और मेरी बहुत इज्जत करती थी, और आज मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रिया ने उसे देखते ही अपने शरीर को सिहरते हुए महसूस किया। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी इस हालत ने मेरी गर्लफ्रेंड को इतना डरा दिया कि वो बार बार मेरे पीछे छुपने लगी। मैंने उसे बचाते हुए कमरे के अंदर ले लिया और दरवाजा बंद करते हुए कहा, कोई नहीं, बस एक पागल औरत। मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी डरी हुई थी। उसकी हालत देखकर लग रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। चलो पुलिस को बुला लेते हैं। क्या उसे भूख लगी होगी? चलो उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं। मैंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जरूरत नहीं है, कल सुबह होते होते वो खुद ही चली जाएगी। दरवाजा बंद करते ही प्रिया के रोने की आवाज जैसे किसी दूसरी दुनिया में कैद हो गई, भारी और धीमी। लेकिन अब वो मेरे दिल में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी आस्तीन कसकर पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी और साथ ही थोड़ा सा डर भी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया। मेरी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा नरमी थी। इस लड़की का नाम स्नेहा है। पहले मेरी डिजाइन इंस्टीट्यूट में जूनियर असिस्टेंट थी। स्वभाव की बहुत नरम है, लेकिन बहुत समझदार है। जिस साल मैंने प्रिया के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी, उसने अकेले में मुझे कई बार समझाया था, लेकिन कभी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी भलाई की दुआ की। आज जब मैं टूट कर वापस आया हूं, तो उसके मन में मेरे लिए कोई इज्जत कम नहीं हुई है। वो अभी भी पहले की तरह शांति से मेरे साथ रहती है, मेरा काम संभालती है और मेरी परेशानियां सुनती है। तुम बेफिक्र रहो, जब उसका जी भर जाएगा तो वो खुद ही चली जाएगी। मैं उसका हाथ पकड़कर सोफे तक ले गया और उसे बैठाया और उसके लिए एक गिलास गुनगुना पानी डाला। पहले मैं बेवकूफ़ था, मैंने अपना सच्चा प्यार गलत इंसान को दे दिया, लेकिन अब मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल नहीं देने दूंगा। स्नेहा ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उस रात प्रिया ने सच में कोई हंगामा नहीं किया, बस दरवाजे के बाहर से कभी कभी उसके रुक रुक कर रोने की आवाजें आती रहीं, जो आधी रात के बाद धीरे धीरे शांत हो गईं। अगली सुबह जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। बस जमीन पर सूखे हुए आंसुओं के निशान थे और एक मुड़ी हुई डायरी पड़ी थी। ये प्रिया की उन 3 डायरियों में से एक थी, जिसे विक्रम की पत्नी ने फाड़ा नहीं था। उसके कवर पर लिखा था, मैं मेरे सबसे प्यारे विक्रम के नाम।
लिखावट बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा पागलपन और बेबसी झलक रही थी। मैंने झुककर वो डायरी उठाई और बेमन से उसके 2 पन्ने पलटे। उसके अंदर सिर्फ विक्रम के लिए उसका प्यार और सपने थे। बचपन के प्यार से लेकर उसके घर के बर्बाद होने के बाद की यादें, और फिर बाद में दोबारा मिलने की खुशी। उसके एक एक शब्द में मेरा कहीं कोई जिक्र नहीं था। पता चला कि इन 5 सालों की शादी में मैं शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ उसका हकीकत से भागने का एक जरिया और उसकी जिद का एक सहारा था। मैं सिर्फ वो सुरक्षित ठिकाना था जहां वह विक्रम से दिल टूटने के बाद छुपने आती थी। मैंने एक फीकी हंसी हंसी और उस डायरी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पुरानी यादें और पुराना प्यार इस बेकार सी डायरी के साथ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। स्नेहा नाश्ता लेकर मेरे पास आई। मेरे हाथों की हरकत देखकर उसने कुछ नहीं पूछा, बस धीमी आवाज में कहा, नाश्ता तैयार है, आज इंस्टीट्यूट में मीटिंग है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट पहुंचकर मैं तुरंत अपने काम में जुट गया। अपनी मजबूत प्रोफेशनल काबिलियत और पुराने तजुर्बे की वजह से जो प्रोजेक्ट मैंने संभाला था और जो बहुत समय से रुका हुआ था, उसमें बहुत जल्दी ही बड़ी कामयाबी मिलने लगी। बॉस मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने कई मीटिंग्स में मेरी तारीफ की और कहा कि मैं इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी हूँ। मेरे साथी भी मेरे साथ काम करने में खुश थे। पुरानी दूरियां और शिकायतें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं और प्रिया की खबरें भी रुक रुक कर मेरे कानों तक पहुंचती रहीं। सुना है कि उस दिन मेरे घर से जाने के बाद वो फिर से विक्रम के पास गई थी, लेकिन विक्रम ने उससे मिलने से तो मना कर दिया। उल्टे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर उसे कंपनी के गेट से ही वापस भिजवा दिया। उसे ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए वो पूरे दिन कंपनी के गेट पर ही बैठी रही, धूप और बारिश सहती रही, जब तक कि उसकी हिम्मत जवाब नहीं दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राहगीरों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी उसने विक्रम की खबरें लेना नहीं छोड़ा। वो यहाँ तक कि विक्रम के घर जाकर उसका रास्ता रोकने लगी। नतीजे में विक्रम की पत्नी ने अपने लोगों को लेकर उसकी बुरी तरह बेइज्जती की और उसे पुलिस स्टेशन भी भिजवा दिया। इस घटना के बाद प्रिया पूरी तरह से सोसाइटी में एक मजाक बन गई। जहां भी जाती लोग उस पर ताने मारते, उसे बेशर्म कहते और कहते कि उसे इसी काबिल होना चाहिए था। सबसे बुरी बात यह हुई कि जब कंपनी को उसकी इन हरकतों का पता चला तो उसे सीधा नौकरी से निकाल दिया गया। न उसके पास काम था, न पैसे, न बच्चा और न ही विक्रम का सहारा। प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसने अपने सारे गहने और कीमती सामान बेच दिए, एक बहुत ही छोटे और टूटे फूटे किराए के घर में शिफ्ट हो गई और अब वो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल रही है। वो चमकदार, कॉन्फिडेंट और काबिल वाइस प्रेसिडेंट प्रिया अब एक ऐसी गिरी हुई औरत बन चुकी है जिससे हर कोई दूर भागता है। एक बार मैं स्नेहा के साथ सुपरमार्केट में सब्जियां खरीदने गया तो अचानक मेरी नज़र सुपरमार्केट के गेट पर प्रिया पर पड़ी। उसने मैले और धुले हुए पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। वो जमीन पर झुकी हुई लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी हुई सब्जियां चुन रही थीं। उसके शरीर से तेल और कचरे की हल्की सी बदबू आ रही थी। सुना है कि वो पास के एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम करती है। दिन में 10-12 घंटे काम करती है, लेकिन उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। स्नेहा ने भी उसे देख लिया और अनजाने में मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कुछ कहा। मैंने उसकी नज़रों का पीछा किया, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी अनजान इंसान को देखा हो। प्रिया ने भी अपना सिर उठाया और ठीक हमारी नज़रों से उसकी नज़रें मिल गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए बहुत सारे भाव आ गए, शर्मिंदगी, बेबसी और एक हल्की सी मदद की गुहार। वो किसी तरह खड़ी हुई और हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन 2 कदम चलते ही उसने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मैं न तो आगे बढ़ा और न ही कुछ बोला, बस स्नेहा का हाथ पकड़कर मुड़ गया और सुपरमार्केट के अंदर चला गया। स्नेहा ने मुड़कर उसे एक बार देखा और धीमी आवाज में कहा, जो इंसान दयनीय होता है उसके अंदर पक्का कोई बुराई होती है। मैंने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया, उसकी ये दयनीय हालत उसका अपना चुना हुआ रास्ता है। उसने खुद अपने हाथों से हमारी शादी तोड़ी, खुद अपने बच्चे को मारा और खुद उस इंसान को दूर कर दिया जिसने उसे सच्चा प्यार किया। आज उसकी ये हालत बस उसके किए का फल है। स्नेहा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। दिन गुजरते गए, मेरा और स्नेहा का रिश्ता और भी गहरा होता गया। मैं अब वो पुराना राहुल नहीं रहा जो सिर्फ प्रिया के पीछे भागता था और हर वक्त डरा रहता था, बल्कि मैंने खुद को दोबारा पा लिया था। मैं अब ज्यादा कॉन्फिडेंट, शांत और समझदार हो गया था। मैं स्नेहा के साथ मूवी देखने जाता, पार्क में घूमने जाता, उसके पसंदीदा स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाता, उसका जन्मदिन याद रखता, हमारी सालगिरह याद रखता, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज तैयार करता। और जब उसे काम में कोई दिक्कत आती
तो मैं धैर्य से उसकी समस्याएं सुनता और उसके साथ मिलकर उन्हें सुलझाता। इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा था और बहुत जल्द ही वो पूरा भी हो गया। ऐसा ही एक दिन मेरी पुरानी कंपनी के एक साथी ने अचानक मुझे प्रिया के बारे में बताया। उसने कहा कि प्रिया बाद में ये शहर छोड़कर किसी ऐसे छोटे से शहर में चली गई जहां उसे कोई नहीं जानता था। सुना है कि उसने वहां सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली है। सुबह से लेकर रात तक सड़कों की सफाई करती है। उसकी जिंदगी अब बहुत ही सादी लेकिन शांत है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने विक्रम को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ किसी दूसरे शहर के रिसॉर्ट में घूमते देखा है। विक्रम उस नई लड़की के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो कभी प्रिया के साथ था। बहुत प्यार करने वाला, फिक्रमंद और हर वक्त उसके साथ रहने वाला। बस ये नहीं पता कि क्या वो नई लड़की अगली प्रिया बनेगी या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मेरी आज की जिंदगी बहुत खुशहाल है। मेरे साथ मेरा प्यार है, मेरे पास मेरा करियर है और मेरे कुछ सच्चे दोस्त हैं। मेरे लिए यही काफी है। पतझड़ की एक शाम मैं स्नेहा का हाथ पकड़कर नदी के किनारे बने रास्ते पर टहल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके बालों को उड़ा रही थी और मेरे अंदर बची पुरानी यादों की आखिरी उदासी को भी मिटा रही थी। स्नेहा मेरे कंधे पर सिर रखकर धीमी आवाज में बोली, राहुल, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अच्छा हुआ हम एक दूसरे को खो नहीं बैठे। मैंने झुककर उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन लिया और धीमी आवाज में कहा, ये नहीं कि हम एक दूसरे को खो नहीं बैठे, बल्कि ये कि मैं आखिरकार सही रास्ते पर आ गया। मुझे रिश्तों की कद्र करना आ गया। अब बाकी की पूरी जिंदगी हर सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी अलग नहीं होंगे। दूर डूबता हुआ सूरज आसमान के आधे हिस्से को लाल कर रहा था। उसकी रोशनी हम पर पड़ रही थी जो बहुत ही सुकून देने वाली और चमकदार थी। मुझे पता है कि वो सारा पागलपन, वो सारा दर्द और वो सारा अतीत जिसे याद करके भी रूह कांप जाती थी, अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है। आज के बाद मेरी आंखों में सिर्फ स्नेहा है, सिर्फ हमारा भविष्य है और सिर्फ बेइंतहा प्यार और खुशियां हैं। शायद प्रिया को आखिरी सांस तक ये समझ नहीं आया कि प्यार किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं होता, प्यार कोई पागलपन की जिद नहीं होती और प्यार किसी से बदला लेने का रास्ता नहीं होता। और मैं धोखे और दर्द से गुजरने के बाद आखिरकार उस अंधेरे से बाहर निकल आया। मैंने खुद को पा लिया और मुझे वो इंसान भी मिल गया जो मेरी कद्र करना जानता है। इसके बाद चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आए, पुरानी बातें अब सिर्फ एक शुरुआत का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और स्नेहा के साथ अपने आने वाले हर साल, हर पल को खुशी और शांति से बिताऊंगा। कहानी समाप्त।